तो मैंने ग्लूकोज का डिस्कशन कंप्लीट किया था सुबह वाली क्लास में, जिसमें ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन से हेवर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया था। बाकी चेयर कंफर्मेशन वो एनसीईआरटी में है नहीं, तो जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया वो भी आपसे स्कूल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब इसके बाद देखो फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज के बारे में क्या बोल रहे हैं? फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोज है और ये मिलता कैसे है? बोलते हैं कि जब सुक्रोज की हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज भी बनता है। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बोल रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है और ये भी जब HI के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं तो HI के साथ ट्रीट करने पे ये नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। इससे ये प्रूफ होता है कि इसके सारे कार्बन एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड। बाकी यहाँ पे जो यहाँ पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की जगह पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट होता है। तो फ्रक्टोज का जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का देखें तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसा ऑब्जर्व होता है। 3 कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। C3OH यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में, C4OH राइट हैंड साइड में, C5OH राइट हैंड साइड में और यहाँ पे एक CH2OH। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है उसका OH राइट हैंड साइड में है, इसलिए ये भी कैपिटल D फॉर्म होगा। बाकी ये प्लेन पोलराइज लाइट के टूवर्ड्स, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए हम इसको D- फ्रक्टोज बोलते हैं। D- फ्रक्टोज बोलते हैं। अब जब ये साइक्लाइज होता है तो इसका ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बोनिल कार्बन, ये कायरल सेंटर बन जाता है। साइक्लाइजेशन इसका अगर होगा तो साइक्लाइजेशन में इसका 5th कार्बन का जो OH है वो अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो C5OH जब अटैक करेगा तो C5OH के अटैक के थ्रू यहाँ पे 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। अब इसमें 4 कायरल सेंटर होंगे टोटल। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक मिनट, ये गलत बन गया। अब यहाँ पे देखो OH और CH2OH होगा। अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो ये हो जाएगा अल्फा एनोमर। इसको हम बोलेंगे अल्फा D- फ्रक्टोज, अल्फा D- फ्रक्टोज। और अगर यही एनोमेरिक कार्बन का OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो बीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बीटा D- फ्रक्टोज, बीटा D- फ्रक्टोज। अब इसी के करस्पॉन्डिंग आप इसका हेवर्थ प्रोजेक्शन बना सकते हो। अगर आप हेवर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, जैसे इसका हेवर्थ प्रोजेक्शन,
तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग होती है। ऑक्सीजन को आपको ऊपर की तरफ बनाना है। अब ये वाला जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन है। अब देखो एनोमेरिक जो ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है एनोमेरिक, यहाँ पे वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो अपवर्ड होगा। तो एनोमेरिक कार्बन पे जो OH है वो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में है, तो इसमें डाउनवर्ड होगा। फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो अपवर्ड होगा। फिर ये राइट हैंड साइड में है तो डाउनवर्ड होगा। और यहाँ पे जो ये CH2OH है ये हमेशा अपवर्ड होता है। बस ये पैटर्न को दिमाग में रखो, जो राइट हैंड साइड में है वो इधर डाउनवर्ड होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो अपवर्ड होगा। तो ये हो गया अल्फा डी माइनस, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर 5 मेंबर रिंग है, फ्यूरॉन जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोलते हैं। फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोलते हैं, फ्यूरॉन लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए फ्यूरेनोज। और इसी तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये तो बात हो गई फ्रक्टोज की। अब इसके बाद देखो डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में बोल रहे हैं कि ये जो डाइसैकेराइड्स हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं। बोल रहे हैं कि ये एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, मोनोसैकेराइड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। उस ग्लाइकोसिडिक वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली एक ऑक्साइड लिंकेज है। तो जैसे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं सुक्रोज को, ठीक है, अब सुक्रोज कैसे बना है बस आपको ये पता होना चाहिए। सुक्रोज किससे बना है? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बना है सुक्रोज। अब इसमें क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज का C1 और बीटा फ्रक्टोज का C2 ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अल्फा ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर बना लो, 6 मेंबर रिंग। अब अल्फा फॉर्म है इसलिए एनोमेरिक कार्बन का OH जो है वो डाउनवर्ड होगा। बाकी सेकंड कार्बन का OH राइट हैंड साइड में होता है फिशर प्रोजेक्शन में, तो यहाँ पे डाउनवर्ड होगा। थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो अपवर्ड होगा। फोर्थ कार्बन का OH जो है वो राइट हैंड साइड में होता है तो डाउनवर्ड होगा। और CH2OH मैंने बोला है हमेशा अपवर्ड होगा। ये हो गया। अब इसी तरीके से बीटा फ्रक्टोज, तो बीटा फ्रक्टोज को अगर हम कंसीडर करें, बीटा फ्रक्टोज, तो बीटा एनोमर है तो OH इसका ऊपर होगा, CH2OH नीचे, यहां पे OH ऊपर। ये बेसिकली थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन का OH जो है लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो अपवर्ड। फोर्थ कार्बन का OH राइट हैंड साइड में होता है डाउनवर्ड। और यहाँ पे होता है H और CH2H, CH2H हमेशा अपवर्ड होगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है? C1 और C2 के बीच में, इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बॉन्डिंग रेंज में ले जाने के लिए आपको इसको रोटेट करना पड़ेगा, इसको आपको 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा जिससे कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज ना आए। और फिर उसके बेसिस पे डाइसैकेराइड सुक्रोज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए।
ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये इसका C1 है ग्लूकोज का, और ये फ्रक्टोज का C2 है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि जो ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन है वो C1 है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OR और OR प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है, ये एसिटल ग्रुप है। ऐसे ही इसका एनोमेरिक कार्बन ये है। अब यहाँ पे देखो क्या है, OR, और इधर अगर आप देखो OR, तो यहाँ भी एसिटल है और यहाँ भी एसिटल है, क्योंकि दोनों एनोमेरिक कार्बन पे एसिटल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा सुक्रोज। बाकी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो अपने आप से। तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस से पहले इसका डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है और आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ये लीवो रोटेशन दिखाता है। तो क्योंकि हाइड्रोलिसिस के थ्रू इसका रोटेशन डेक्स्ट्रो से लीवो हो जाता है, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। अब इसी तरीके से देखो माल्टोज। अब बाकी आपको अपने आप समझना है, एक का मैंने बता दिया। अब माल्टोज के केस में क्या है, बोल रहे माल्टोज बना है अल्फा डी ग्लूकोज से, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज से बना है। दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, एक का C1 और दूसरे का C4। तो ये अल्फा ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल हैं, इनसे बनता है माल्टोज। और ये कनेक्टेड कैसे होते हैं, एक का C1 और दूसरे का C4। ध्यान देना, इसका C1 यानी कि एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है, तो इसके ये मतलब ये जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगी तो यहाँ पे तो आ जाएगा एनोमेरिक कार्बन पे एसिटल, ग्लूकोज के एनोमेरिक कार्बन पे एसिटल आ जाएगा। लेकिन जो अल्फा ग्लूकोज ये दूसरा वाला यूज कर रहा है, इसका C4 इन्वॉल्व है, मतलब इसका C1 फ्री है। तो C1 फ्री है, इसलिए इसके एनोमेरिक कार्बन पे अभी भी हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसलिए माल्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी मोनोसेक्राइड का एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, और अगर उसका एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है तो फिर वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ये याद रहेगा। अगर एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है तो रिड्यूसिंग शुगर, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और अगर एनोमेरिक कार्बन नहीं इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन में तो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो माल्टोज के केस में देखो, इस सेकेंड ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व नहीं है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन में, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। जबकि यहाँ पे दोनों के एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व थे, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब इसी तरीके से देखो लैक्टोज है। तो लैक्टोज कैसे बना है, बोल रहे हैं कि बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से बना है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज। बीटा की बात कर रहे हैं, तो बीटा है इसका मतलब कि OH जो है इसका ऊपर होगा, तो ये बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज को कंसीडर कर रहे हैं। तो बीटा ग्लूकोज है, इसलिए इसका भी OH ऊपर होगा। अब यहाँ पे C1 C4, एक का C1 और दूसरे का C4, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का C4 जो है वो C4 का OH नीचे होता है, इसका OH नीचे होता है। अब देखो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन जब होगा तो इस तरीके से यहाँ पे वाटर का रिमूवल होगा इनके बीच में। तो अब इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि एनोमेरिक कार्बन तो इसका ये है, अब इसका एनोमेरिक कार्बन फ्री है, तो फ्री है इसलिए जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है लैक्टोज, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज का तो एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, बट ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन नहीं इन्वॉल्व है, तो इसलिए यहाँ पे हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होगा ये लैक्टोज फॉर्मेशन के बाद, और इसी वजह से हम इसको रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, क्यों है ये समझ में आया? बाकी अब जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो गैलेक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उससे आपको उसका ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से आपको इसका ए साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसका ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये फर्स्ट कार्बन तो एनोमेरिक कार्बन है, वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये कैसे पता करोगे एल्डिहाइड ग्रुप है? अगर वहां पे HOH दिखे एनोमेरिक कार्बन पे तो एल्डिहाइड है, और अगर OH और CH2OH दिखे तो कीटोन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एनोमेरिक कार्बन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके एनोमेरिक कार्बन पे H और OH दिखे तो वो एल्डोज है, और अगर OH और CH2OH दिखे तो वो कीटोज है। तो यहाँ गैलेक्टोज में आप देखो H और OH दिख रहा है, इसलिए ये एल्डोज है। तो CHO फिर सेकेंड कार्बन का OH जो है वो इसका राइट हैंड साइड में होना चाहिए क्योंकि ये डाउनवर्ड है। थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए बिकॉज ये अपवर्ड है। फोर्थ कार्बन का OH जो है वो अपवर्ड है, इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए। बाकी फिफ्थ कार्बन का OH जो है वो राइट हैंड साइड में होगा, और CH2OH क्योंकि कैपिटल D है इसलिए ये OH जो है वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये है स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्लूकोज और इसके स्ट्रक्चर में ये फोर्थ कार्बन का अरेंजमेंट डिफर कर रहा है, तो इसलिए जो है ये दोनों एपीमर बोले जाएंगे। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स। अब इसमें भी बोला जा सकता है कौन सा एपीमर, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो C4 एपीमर्स है, C4 एपीमर्स है क्योंकि फोर्थ कार्बन का अरेंजमेंट डिफर करता है, जबकि ग्लूकोज एंड मैनोज, ग्लूकोज एंड मैनोज आर C2 एपीमर्स। C2 एपीमर्स ये होते हैं। और अगर हम गैलेक्टोज और मैनोज को कंसीडर करें तो क्योंकि दो कार्बन पे अरेंजमेंट इनका डिफर कर जाता है इसलिए ये एपीमर्स नहीं है। गैलेक्टोज एंड मैनोज आर नॉट एपीमर्स। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? अब देखो इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स का डिस्कशन है। पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च की बात कर रहे हैं। स्टार्च बोलते हैं, स्टार्च के दो पार्ट हैं, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है और एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है। एमाइलोज पूरे स्टार्च का 15 to 20% कॉन्ट्रीब्यूशन रखता है, और एमाइलोपेक्टिन का कॉन्ट्रीब्यूशन 80 to 85% होता है। स्टार्च का 15 to 20% वाटर सॉल्युबल पार्ट है जिसको एमाइलोज बोलते हैं, और 80 to 85% पार्ट जो है वो इनसॉल्युबल होता है, उसको एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं।
एमाइलोज बनता कैसे है, बोल रहे हैं कि एमाइलोज जो है वो एक लीनियर पॉलीमेरिक चेन होती है जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बनी होती है, और ये अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जो है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अटैच होते हैं, जस्ट लाइक माल्टोज। माल्टोज में तो 2 ही यूनिट होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स हैं। बोल रहे हैं कि इसके फॉर्मेशन में 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन्वॉल्व हो सकती है। तो एमाइलोज C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू अल्फा डी ग्लूकोज के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू फॉर्म होता है। ये स्टार्च का वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है, जिसका कंट्रीब्यूशन पूरे स्टार्च में 15 to 20% होता है। ठीक है, और फिर बात आती है एमाइलोपेक्टिन की। तो एमाइलोपेक्टिन में बोल रहा है कि ऐसा ही एमाइलोज पॉलीमेरिक चेन होती है, और वो एमाइलोज पॉलीमेरिक चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है जो C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू फॉर्म होती है। क्रॉस लिंकिंग C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू फॉर्म होती है। तो बस यही है स्टार्च का डिस्कशन। ये समझ में आ गया? स्टार्च के 2 पार्ट हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है। एमाइलोज का कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो पूरे स्टार्च में 15 to 20% होता है। एमाइलोपेक्टिन का कंट्रीब्यूशन 80 to 85% होता है। ठीक है, एमाइलोज बनता है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, और एक एमाइलोज पॉलीमेरिक चेन में 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है। अगर हम एमाइलोपेक्टिन को कंसीडर करते हैं, एमाइलोपेक्टिन कैसे बनता है, बोल रहा है कि एमाइलोज पॉलीमेरिक चेन जो होती है ये बीच बीच में इनके क्रॉस लिंकिंग होती है, और वो क्रॉस लिंकिंग C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू फॉर्म होती है। C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होती है, जो और उसी क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो एमाइलोपेक्टिन होता है वो वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट होता है स्टार्च का। फिर बात आती है, अच्छा ये पॉलीसेकेराइड कट है भाई, जो कट हो बता दो, टाइम ना लगाए फिर आगे बढ़े। तो फिर ये सेल्यूलोज और ग्लाइकोजेन भी कट है। ओके, चलो भाई फिर तो कार्बोहाइड्रेट्स का इंपॉर्टेंस भी भूल जाओ, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। प्रोटीन्स में आ जाते हैं। फिर प्रोटीन्स में भी कुछ कटा हुआ है क्या, क्या सब कुछ है? सर इसके बाद एंजाइम्स और विटामिन्स नहीं है, न्यूक्लिक एसिड्स है। प्रोटीन्स भी है और न्यूक्लिक एसिड्स है। एंजाइम्स और विटामिन्स नहीं है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया भाई, प्रोटीन्स पूरा है। यस सर। चलो ठीक है भाई, प्रोटीन चाहिए सबको, प्रोटीन तो पूरा ही चाहिए ना। तो प्रोटीन क्या है, बोल रहा है कि प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, fish, meat, etc. They occur in every part of the body and form the fundamental basis of structure and functions of life. They are also required for growth and maintenance of body. The word protein is derived from Greek word proteos, which means primary or prime importance. All proteins are polymers of alpha amino acids. तो सारे प्रोटीन्स अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स वैसे तो ये एमिनो एसिड्स में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कई सारे क्लासिफिकेशन है, बट प्रोटीन सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड से ही बने होते हैं। प्रोटीन्स के लिए 3 लेटर सिंबल भी यूज होता है और 1 लेटर सिंबल भी यूज होता है।
ठीक है, इनके लिए 3 लेटर सिंबल और 1 लेटर सिंबल को यूज करते हैं। नेचर में अगर देखा जाए तो टोटल 20 अल्फा एमिनो एसिड्स ऑब्जर्व होते हैं। उन 20 अल्फा एमिनो एसिड्स में ये 10 इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और 10 नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। 10 इसेंशियल है और 10 नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल कौन है? बोल रहा है कि इसेंशियल वो है जिसको हमें डाइटरी सोर्स के फॉर्म में जो हमें मिलता है। जो एमिनो एसिड हमें डाइटरी सोर्स के फॉर्म में, यानी कि जो एक्सटर्नली डाइट्स जो हम लेते हैं उसके थ्रू जो एमिनो एसिड हमें मिलता है वो इसेंशियल एमिनो एसिड है। जबकि वो एमिनो एसिड जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है वो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो आधे एमिनो एसिड इसेंशियल है और आधे एमिनो एसिड नॉन इसेंशियल है। यहाँ पे जो इसेंशियल एमिनो एसिड है उन पे इन्होंने स्टार मार्क किया हुआ है और बाकी सब नॉन इसेंशियल है। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो एमिनो एसिड्स हैं, ये एमिनो एसिड्स 3 टाइप के हैं: एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड एंड न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो अगर आप देखोगे तो इनमें से ज्यादातर न्यूट्रल एमिनो एसिड है। ठीक है, ज्यादातर एमिनो एसिड क्या है? न्यूट्रल। कितने न्यूट्रल एमिनो एसिड होते हैं भाई? न्यूट्रल एमिनो एसिड कितने हैं? हाँ, 16 न्यूट्रल है। और एसिडिक अगर देखा जाए तो 2 है। 2 एसिडिक है, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ये एसिडिक है। और बाकी 2 जो है बेसिक है। तो 16 न्यूट्रल एमिनो एसिड है, 2 एसिडिक और 2 बेसिक। ठीक है। बाकी कुछ बातें मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने एमिनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट है, अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट है, कितने अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, कितने अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जिनमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कितने अल्फा एमिनो एसिड्स हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से पूरा रिजल्ट मैंने नोट्स में लिखवाया था उस समय। तो वो आपने लिखा हुआ है ना, एक बार उसको देख लेना। ठीक है बेटा। वो देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में वो मिल सकता है आपको। बाकी ये जितने भी अल्फा एमिनो एसिड्स हैं इनमें से एक में कोई कायरल सेंटर नहीं होता, वो पहला वाला ग्लाइसिन। बाकी सब में कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। मतलब ये सारे अल्फा एमिनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव है ग्लाइसिन को छोड़कर। ग्लाइसिन को छोड़ करके बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है। अब बोल रहे हैं कि ये एमिनो एसिड्स जो है ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, न कि अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह। इनका जो बिहेवियर है वो सॉल्ट जैसा होता है, न कि अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा। और एक पर्टिकुलर पीएच पे ये न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनका नेट चार्ज 0 होता है। जिस पीएच पे इनका नेट चार्ज 0 होता है, यानी कि जिस पीएच पे ये इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस फिनोमेना जो आप सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, जिस पीएच पे ये इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस फिनोमेना में नहीं पार्टिसिपेट करते, उस पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। और उस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर होता है। मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का पे जो पीएच होगा उसका एक्सप्रेशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड के केस में बताया हुआ है। बट यहाँ बोर्ड एग्जाम में वो कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आया समझ में?
बाकी बोल रहे हैं कि ज्यादातर जो एमिनो एसिड्स हैं वो कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करते हैं। कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने का मतलब यह है कि अगर करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करें तो जो NH2 होगा वो NH2 लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ज्यादातर अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये NH2 लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर को अगर कंसीडर करें तो बोल रहा है कि ये जो प्रोटीन्स है ये अल्फा एमिनो एसिड के बीच में कंडेंसेशन के थ्रू फॉर्म होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक एमिनो एसिड का NH2 और दूसरे एमिनो एसिड का C+H के बीच में कंडेंसेशन होता है। वाटर रिमूव होकर के एक पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म होता है जिसको हम अमाइड लिंकेज भी बोलते हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज और अमाइड लिंकेज, उसको पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। तो जैसे आपने देखा कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, उसी तरीके से जो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो ये पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इन पॉलीपेप्टाइड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो डाइपेप्टाइड होता है जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू 2 अल्फा एमिनो एसिड प्रोड्यूस करता है, उसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं। फिर उसके बाद ओलिगोपेप्टाइड होता है, ओलिगोपेप्टाइड उसको बोलते हैं जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू 3 to 10 अल्फा एमिनो एसिड को प्रोड्यूस करता है। 3 to 10 अल्फा एमिनो एसिड को जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू प्रोड्यूस करता है उसको ओलिगोपेप्टाइड बोलते हैं। और जो मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड को प्रोड्यूस करता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन है, डाइपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड वो है जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू 2 अल्फा एमिनो एसिड को प्रोड्यूस करता है। ओलिगोपेप्टाइड वो है जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू 3 to 10 अल्फा एमिनो एसिड प्रोड्यूस करता है। और पॉलीपेप्टाइड वो है जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू मोर देन 10 अल्फा एमिनो एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके क्लासिफिकेशन है। अब बात आती है प्रोटीन की, तो बोलते हैं प्रोटीन जो है वो स्पेशल टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस के थ्रू नॉर्मली मोर देन 100 अल्फा एमिनो एसिड रेजिड्यू को प्रोड्यूस करते हैं। मोर देन 100 अल्फा एमिनो एसिड रेजिड्यू को नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं, कुछ में इससे कम भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है प्रोटीन्स का, वो मॉलिक्यूलर मास 10,000 एटॉमिक मास यूनिट या उससे ज्यादा होता है। इनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 एटॉमिक मास यूनिट या उससे ज्यादा होता है। यहां पे बोल रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स विथ फ्यूअर एमिनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स इफ दे ऑर्डिनरली have a well-defined conformation of a protein such as insulin which contains 51 amino acids। अगर इंसुलिन को कंसीडर करें तो इसमें 51 एमिनो एसिड रेजिड्यू प्रोड्यूस होते हैं हाइड्रोलिसिस के थ्रू। बाकी ये प्रोटीन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन उस प्रोटीन को बोलते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन उसको बोलते हैं जो वाटर सॉल्युबल होता है। फिब्रस प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल होता है नॉर्मली, और ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होता है। फिब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू फॉर्म होता है। फिब्रस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू फॉर्म होता है या डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू फॉर्म होता है। अब इसके एग्जाम्पल में आप देखो, किरेटीन इसका एग्जाम्पल है और मायोसिन इसका एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। फिब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल किरेटीन और मायोसिन है। आपसे कोई भी एक्सटर्नल एक्स्ट्रा एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड नहीं है, बट जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है वो आपको याद होना चाहिए। तो फिब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? किरेटीन एंड मायोसिन। किरेटीन एंड मायोसिन। किरेटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? बोले हेयर में प्रेजेंट होता है, वूल में प्रेजेंट होता है, सिल्क में प्रेजेंट होता है। मायोसिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मसल्स में प्रेजेंट होता है। किरेटीन और मायोसिन ये फिब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। ये वाटर इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, ये फॉर्म कैसे होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू और डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू इनका फॉर्मेशन होगा। ये सब की पॉइंट्स है।
ग्लोबुलर प्रोटीन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं मोस्टली, ठीक है। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स का एग्जांपल में इंसुलिन और एल्ब्यूमिन को कंसीडर कर रहे हैं। इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फिर उसके बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर की बात आती है। प्रोटीन्स के 4 अलग अलग लेवल के स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और उसके बाद फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताया था, अगर हम इसकी कॉइलिंग कर दें तो उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर वैसे 2 टाइप का होता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, बोल रहा है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग करें तो उसके फर्दर फोल्डिंग से टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगर हम 2 टर्सरी स्ट्रक्चर की अगर ग्रुपिंग करते हैं तो उससे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि अगर हम टर्सरी स्ट्रक्चर को अनकॉइल करें तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को अगर अनकॉइल करें तो मोर देन 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्लियर हो गया बेटा? अरे ये सब समझ में आ गया भाई? जल्दी जल्दी बोलो। बाकी वैसे तो मैंने आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर का और भी डिटेल बताया था। एक बार अगर आप देख लोगे उसको तो अच्छा रहेगा, क्या पता थोड़ा भटक जाए तो वहां पे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एक बार वो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कब कब ऑब्जर्व होता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया था, उसको आप देख लेना। एक ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो यहां पे बोल रहा है कि प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विथ अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड a native protein. When a protein in its native form is subjected to physical change like change in temperature or chemical change like change in pH, the hydrogen bonds are disturbed. Due to this, globules unfold and helix get uncoiled and protein loses its biological activity. This is called denaturation of protein. During denaturation, secondary and tertiary structures are destroyed and primary structure remains intact. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब डीनेचुरेशन होता है तो प्रोटीन का जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहता है। अब जैसे बोल रहे हैं द कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। अगर हम एग को बॉयल करें तो जो उसका कोगुलेशन होता है वो जो है डीनेचुरेशन का एग्जांपल है। इसी तरीके से मिल्क से कर्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो भी डीनेचुरेशन का एग्जांपल है। अब देखो आगे बोल रहे हैं एंजाइम्स तो है नहीं, विटामिन है नहीं। अब बात आती है न्यूक्लिक एसिड्स की। एक बार न्यूक्लिक एसिड्स का ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को देखते हैं। तो बोल रहा है कि एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिजेंबल्स इट्स एंसेस्टर्स इन मेनी वेज। How are these characteristics transmitted from one generation to the next? It has been observed that nucleus of a living cell is responsible for this transmission of inherent characters. तो ये जो inherent characters का transmission होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस, जो लिविंग सेल का न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टर। तो हेरिडिटी कैरेक्टर के ट्रांसमिशन के लिए
न्यूक्लियस ऑफ सेल, लिविंग सेल का जो न्यूक्लियस है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे बोल रहे हैं कि द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब मेडिकल स्टूडेंट को तो पता होगा। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल responsible for heredity are called chromosomes, which are made up of proteins and another type of biomolecules called nucleic acids. तो क्रोमोजोम्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से मिल करके बनते हैं क्रोमोजोम्स। ठीक है, इनसे बना होता है क्या? क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, क्रोमोजोम्स के बारे में क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल for transmission of heredity character। ठीक है, हेरेडिटी कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए क्रोमोजोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोजोम्स प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दीज आर मेनली टू टाइप्स। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड्स, और इनको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमराइजेस टू गिव पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड बना होता है, किससे बना होता है भाई? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और क्या? फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड बना होता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट से मिलकर के। ठीक, न्यूक्लियोसाइड कैसे बना होता है? पेंटोज सुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, पेंटोज सुगर को अगर हम कंसीडर करें तो पेंटोज सुगर दो टाइप के हैं। एक तो है राइबोज, डी राइबोज भी आप बोल सकते हो, डी राइबोज। ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, इन आरएनए। और दूसरा होता है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। एक तो बीटा डी राइबोज है, बीटा डी राइबोज, और दूसरा बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज।
बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज, ये डीऑक्सीराइबोज डीएनए में प्रेजेंट होता है, ये डीएनए में होता है और ये आरएनए में होता है। नाइट्रोजनस बेसिस को अगर हम कंसीडर करें तो दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, प्यूरीन बेसिस डीएनए आरएनए दोनों में होते हैं, ठीक है, ये डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है प्यूरीन बेसिस, जबकि पिरिमिडीन बेसिस जो है तीन होते हैं, पिरिमिडीन बेसिस तीन होते हैं, तीन ही होते हैं ना, हाँ, तीन पिरिमिडीन बेसिस हैं, उनमें से दो डीएनए में होते हैं, मतलब एक तो डीएनए आरएनए दोनों में होता है, एक डीएनए में होता है और एक सिर्फ डीएनए में होता है, एक सिर्फ आरएनए में होता है। तो अगर हम प्यूरीन बेसिस की बात करें तो प्यूरीन बेसिस में एडिनिन और गुआनिन आते हैं, एडिनिन और गुआनिन इनमें क्या है भाई, ये अगर आपको आइडेंटिफाई करना प्यूरीन बेसिस को तो याद रखना ये बाईसाइक्लिक होता है, प्यूरीन बेसिस बाईसाइक्लिक होता है। एडिनिन और गुआनिन जो है ये प्यूरीन बेसिस हैं, ये डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं और ये हमेशा बाईसाइक्लिक होते हैं, जबकि पिरिमिडीन बेसिस जो है ये हमेशा मोनोसाइक्लिक होते हैं। ये पहचानने का तरीका है, ये मोनोसाइक्लिक है और ये बाईसाइक्लिक है। अब पिरिमिडीन बेसिस की अगर बात करें तो पिरिमिडीन बेसिस में साइटोसिन आता है, थाइमीन आता है और यूरेसिल आता है, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिल, ठीक है। तो अब इसमें जो साइटोसिन है वो तो प्रेजेंट होता है थाइमीन और साइटोसिन को अगर हम कंसीडर करें तो थाइमीन और साइटोसिन में जो थाइमीन है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। यहाँ पे देखो लिखा होगा डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस विच bases with adenine, guanine, cytosine and thymine, AGCT, ठीक है, cytosine and thymine. RNA also contains 4 bases, the first 3 bases यानी कि एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये तो दोनों में है, उसमें यूरेसिल होता है, बस ये टी और यू बदलते भाई। टी जो है वो टी कहां होता है, टी इन डीएनए और यू इन आरएनए, बस यही फर्क है, बाकी एजीसी दोनों में प्रेजेंट होता है। ये क्लियर हो गया? एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन दोनों में होते हैं, थाइमीन डीएनए में होता है, यूरेसिल आरएनए में होता है। अब राइबोज का अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो राइबोज का स्ट्रक्चर ऐसा है, 5 मेंबर रिंग होती है। बीटा की बात कर रहे हैं, बीटा एनोमर तो OH जो है इसका ऊपर होगा, ठीक है, बाकी ये OH नीचे, ये वाला OH भी नीचे, और यहाँ पे जो CH2OH होता है वो ऊपर होता है, ये पेंटोज शुगर है। अगर हम इसका ए साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करें फिशर प्रोजेक्शन के टर्म्स में तो ऐसा स्ट्रक्चर है, सारे OH राइट हैंड साइड में होते हैं, सारे OH राइट हैंड साइड में होते हैं। ये है डी राइबोज और ये है बीटा डी राइबोज, ये वाला जो पेंटोज शुगर है ना ये आरएनए में होगा। और डीएनए में क्या होता है, डीएनए में बस ये सेकंड कार्बन का ऑक्सीजन हट जाता है, सेकंड कार्बन वाला ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ये है
बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। अगर ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे H होगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो ये पेंटोज शुगर है जो डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले हम बनाते हैं इसको, ये तो पेंटोज शुगर हो गया। अब हम इसको बना रहे हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड कैसे बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हम इसको नाइट्रोजनस बेस से रिएक्ट कराते हैं। अगर इसको न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे OH और इधर एक नाइट्रोजनस बेस है, मान लो ये पिरिमिडीन टाइप का। तो यहां से H और ये OH ये रिमूव हो जाता है, और ये रिमूव हो करके बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। ये जो है ये न्यूक्लियोसाइड है। बाकी स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो, ऐसा ही है। इसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ये समझ में आ गया ना न्यूक्लियोसाइड क्या है? ठीक है, अब देखो हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड। हम न्यूक्लियोसाइड से क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं। ये एक न्यूक्लियोसाइड है, यहां पे होगा CH2OH, CH2OH। अब इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं फॉस्फेट के साथ। फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड, आप समझ सकते हो। इससे रिएक्ट करा, क्या होता है, ये रिमूव हो जाता है वाटर। अब वाटर रिमूव हो करके अब जो कुछ बना ये न्यूक्लियोटाइड है। एक बार रिकनेक्ट करना पड़ेगा लगता है बेटा। मैं एक बार रिकनेक्ट करता हूं, आप लोग लाइन पे बने रहो।